नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई महान कहानी सिर्फ कहानी होती है या उसके पीछे इतिहास की कोई गहरी सच्चाई छिपी होती है? आज हम दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक महाभारत की ऐतिहासिक जड़ों को खोदने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसकी विशालता को समझने के लिए बस एक नंबर पर ध्यान देते हैं। 1,10,000। जी हाँ, ये है महाभारत में शामिल श्लोकों की कुल संख्या। अब इस नंबर को जरा पर्सपेक्टिव में रखते हैं, मतलब ये कितना बड़ा है। अगर हम प्राचीन ग्रीस के दो सबसे बड़े महाकाव्यों इलियड और ओडिसी को मिला भी दें तो महाभारत उनसे 10 गुना से भी ज्यादा लंबा है। जी हाँ, 10 गुना। ये इसे दुनिया का अब तक का सबसे लंबा महाकाव्य बनाता है। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े ग्रंथ को आखिर समझा कैसे जाए। खैर, इसके लिए हमने एक रोड मैप तैयार किया है। हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे और इतिहास और साहित्य की एक एक परत को खोल कर देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि महाभारत आखिर है क्या। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है, एक ऐसा आधारभूत ग्रंथ जिसे हिंदू परंपरा में अक्सर 5वां वेद तक कहा गया है। मतलब इसकी अहमियत वेदों के बराबर मानी गई है। और कमाल की बात तो ये है कि ये महाकाव्य खुद अपने बारे में क्या कहता है। इसके आदि पर्व में एक श्लोक है जिसका मतलब है जो यहाँ है वो आपको कहीं और मिल सकता है, लेकिन जो यहाँ नहीं है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सोचिए, ये एक तरह से मानव अनुभव की एक पूरी लाइब्रेरी होने का दावा कर रहा है। और यहीं से एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ सवाल खड़ा होता है। इस महाकाव्य में जो घटनाएं हैं, जो युद्ध हैं, वो आखिर हुआ कब था? इस सवाल का जवाब खोजने पर ना हमें एक नहीं बल्कि 2 बिल्कुल अलग अलग टाइमलाइन मिलती हैं। एक तरफ है पारंपरिक तरीके जो ग्रंथ में बताई गई ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर गणना करते हैं। ये तारीखें हमें हजारों साल पीछे ले जाती हैं, 5561 ईसा पूर्व या 3102 ईसा पूर्व तक। वहीं दूसरी तरफ है आज के इतिहासकार और पुरातत्वविद। वो जमीन से मिले सबूतों जैसे मिट्टी के बर्तन और लौह युग की शुरुआत के आधार पर कहते हैं कि ये घटनाएं करीब 1200 ईसा पूर्व के आसपास हुई होंगी। तो तारीखों को लेके इतना बड़ा मतभेद, ये अपने आप में एक और भी ज्यादा दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। अगर घटना कब हुई ये साफ नहीं है, तो फिर ये ग्रंथ खुद कैसे बना? ये इतना बड़ा कैसे हो गया? देखिए, ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि ये पूरा महाकाव्य एक ही बार में नहीं लिखा गया, बल्कि ये सदियों में धीरे धीरे 3 स्टेजेस में बढ़ा। सबसे पहले था जय, सिर्फ 8800 श्लोकों की एक मूल कहानी जो सिर्फ युद्ध पर फोकस करती थी। फिर ये कहानी बड़ी हुई और बनी भारत, जिसमें 24,000 श्लोक थे और इसमें पूरे भरत वंश की कहानी जोड़ दी गई। और आखिर में इसने अपना विशाल रूप लिया और बना महाभारत, जिसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं और इसमें दर्शन, कानून सब कुछ जोड़ दिया गया। अब सवाल ये है कि ये इतना फैला कैसे, वो भी बिना लिखे? इसका जवाब है मौखिक परंपरा या ओरल ट्रेडिशन। मतलब सदियों तक इसे लिखा नहीं गया, बल्कि भाट और ऋषि, जिन्हें सूत कहा जाता था, वो इस कहानी को गाकर सुनाते थे, इसमें नई चीजें जोड़ते थे और इसे अपनी अगली पीढ़ी को सिखाते थे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी जुबानी तौर पर आगे बढ़ती रही। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कहानी की घटनाएं भले ही कितनी भी पुरानी क्यों न हो, हमें जो लिखित महाभारत मिलता है उसके सबसे पुराने हिस्से भी 400 ईसा पूर्व से ज्यादा पुराने नहीं हैं। और इसका जो फाइनल रूप आज हम देखते हैं वो तो 4वीं सदी ईस्वी तक बनता रहा। यानी ये करीब करीब 1000 साल तक एक जीता जागता बदलता हुआ दस्तावेज था। अच्छा, अब तक तो हम सिर्फ ग्रंथ की बात कर रहे थे। चलिए अब जरा जमीन पर उतरते हैं। क्या हमें असल दुनिया में कोई ऐसे सुराग मिलते हैं जो महाभारत की कहानी से जुड़ते हों? क्या हम महाभारत में बताई गई जगहों, नदियों और शहरों को आज के जमाने में ढूंढ सकते हैं? ये खोज आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस को कुछ बहुत ही दिलचस्प जगहों पर ले गई है। इनमें से सबसे बड़ा सबूत है सरस्वती नदी का जिक्र। महाभारत में बार बार एक बहुत विशाल और शक्तिशाली सरस्वती नदी का वर्णन आता है। आज वो नदी नहीं है, लेकिन आधुनिक जियोलॉजी और सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि घग्गर हकरा नाम की एक सूखी नदी का जो रास्ता है वही प्राचीन सरस्वती थी। और दिलचस्प बात यह है कि माना जाता है कि ये नदी करीब 1900 ईसा पूर्व के आसपास सूख गई थी, जो पुरातात्विक टाइमलाइन से काफी मेल खाता है।
फिर एक और बहुत मशहूर खोज है द्वारका की। महाकाव्य में श्री कृष्ण की बसाई हुई एक शानदार नगरी द्वारका का वर्णन है, जो बाद में समुद्र में डूब गई। अच्छा, अब गुजरात के तट के पास समुद्र के नीचे कुछ पुराने शहर के खंडर मिले भी हैं। वहां पत्थर की बनी संरचनाएं और 3500 से 4000 साल पुरानी चीजें मिली हैं। अब क्या यही कृष्ण की द्वारका है? इस पर विद्वानों में आज भी बहस जारी है, लेकिन ये खोज हमें उस जमाने के और करीब जरूर ले जाती है। तो इन सब बातों से हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, जहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि महाभारत की असली पहचान क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। महाभारत असल में ज्ञान का एक एनसाइक्लोपीडिया है। इसमें राजनीति है, जिसे राजधर्म कहा गया है। इसमें दर्शन है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण भगवद गीता है। इसमें कानून और न्याय की बातें हैं, युद्ध की रणनीतियां हैं, कूटनीति है, और यहाँ तक कि आयुर्वेद जैसे चिकित्सा विज्ञान का भी जिक्र है। ये एक कविता के अंदर मानो एक पूरी लाइब्रेरी छिपी हो। और बस यही वजह है कि महाभारत सिर्फ एक कहानी या इतिहास का एक पन्ना नहीं है। ये इससे कहीं बढ़कर है। ये एक पूरी सभ्यता के मूल्यों, उसकी सोच, उसकी बहसों और उसके ज्ञान का एक ब्लूप्रिंट है, एक मौलिक रूपरेखा है, जिसने हजारों सालों से पीढ़ियों को रास्ता दिखाया है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए बचता है, महाभारत की असली ताकत क्या है? क्या वो उसकी ऐतिहासिक सच्चाई में है कि युद्ध कब और कैसे हुआ, या फिर उसकी ताकत उन शाश्वत सत्यों में है जो वो हमें आज भी सिखाता है, धर्म, कर्म और कर्तव्य के बारे में? शायद इसका जवाब इतिहास में नहीं, हमारे अंदर है।